स्क्रीन विजिबल है? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? जी सर विजिबल है। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी से क्या मतलब होता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं डेटा सफिशिएंसी पर, कुछ आइडिया है? सर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और फिर ए और बी दिया रहता है, उसमें से सिलेक्ट करना है कि इन्फॉर्मेशन ए सफिशिएंट है या बी या फिर दोनों। हाँ, इसमें क्या होता है, कोई भी एक आपको सिचुएशन दी हो सकती है, वो क्वेश्चन हो सकता है, क्वांट का कोई क्वेश्चन हो सकता है, स्पीड एंड टाइम का हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का हो सकता है, परम्यूटेशन, एवरेज, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, या फिर रीजनिंग का भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद दो स्टेटमेंट आपको गिवन होते हैं, फिर ऑप्शन में पूछा जाता है स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट। तो सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट रीड करके हम आंसर दे सकते हैं या नहीं। तो ऑप्शन इस तरीके से होते हैं कि स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, या फिर बोथ, मतलब जब दोनों स्टेटमेंट वन और टू को एक साथ यूज करें तब क्या हो सकता है। तो इस तरीके के ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। हु अमंग फाइव बॉयज, हु अमंग फाइव बॉयज, पांच बॉयज हैं, मान लो ए आर के एन एंड वी, ईच हैविंग डिफरेंट हाइट। सबकी हाइट क्या है, अलग है, कोई भी सेम हाइट का नहीं है इसमें। इज सेकंड is second to the tallest. Who is second to the tallest? Second to the tallest का क्या मतलब हुआ? सेकेंड टॉल मतलब जो सबसे टॉल है उसके बाद। उसके बाद वाला, गुड। इसका मतलब ये पूछ रहा है सेकंड टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट कौन है। तो स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है ओनली राजेश इज, आर मतलब राजेश, ये सब शॉर्ट में लिख दिया था मैंने, इज टॉलर देन के, इसे के ही कर लेते हैं, इसे आर कर लेते हैं पूरा फुल में। और स्टेटमेंट टू में हमें गिवन है एन एंड वी आर शॉर्टर देन ए। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन ए विल बी होगा स्टेटमेंट वन alone is sufficient to answer, स्टेटमेंट टू alone is sufficient, या फिर both S1 and S2, statement 1 and 2 together are sufficient, या फिर neither S1 and S2 are sufficient। तो इस केस में क्या होगा, 5 बॉयज हैं, 1 2 3 4 5, हम ऑर्डर ले लेते हैं, शॉर्ट से टॉलर लिख रहे हैं। तो स्टेटमेंट वन अगर हम यूज करें तो क्या दे रखा है, आर इज टॉलर देन के, ओनली आर इज टॉलर देन के। तो कहां पर आएगा आर, ये टॉलेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है, हम ऐसे इनको ऑर्डर में रखने जा रहे हैं। तो वेयर विल आर कम, सेकेंड लास्ट। ओनली आर इज टॉलर देन के। आर इज टॉलर।
आर कहाँ पर आएगा? सर आर टॉलेस्ट। R will be tallest, भाई. Only R is taller than K. R जितने 5 लोग हैं A, R, K, N, V में सबसे टॉल कौन है? R. R is taller than K. यानी K से और कोई भी टॉल नहीं है. K से टॉल सिर्फ कौन है? R. तो K कहाँ पर आएगा? सेकेंड नंबर पर। K. सेकेंड टॉलेस्ट। यस। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? सेकंड टू द टॉलेस्ट, यानी सेकंड टॉलेस्ट कौन है. तो हम आंसर दे सकते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट वन ओनली, यानी स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर. हु इज द सेकंड टॉलेस्ट? वी विल से के, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट वन अलोन. स्टेटमेंट टू की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी. तो आंसर क्या हो जाएगा? S1 अलोन इज सफिशिएंट. अब स्टेटमेंट टू भी रीड कर लेते हैं. देखो कभी कभी एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, आइदर S1 और S2 अलोन इज सफिशिएंट, यानी दोनों सफिशिएंट है अकेले में. सिर्फ S1 भी आंसर दे सकता है, S2 भी आंसर दे सकता है. तो डेटा सफिशिएंसी में ऑप्शंस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है. तो जब भी सारे ऑप्शन रीड कर लो उसके बाद ही कोई आंसर टिक कर देना. जल्दबाजी में एकदम मत कर देना कि जैसे मान लो आर से आंसर मिल गया हमें S1 से, तो हमने देखा अच्छा ओनली S1 है, हमने टिक कर दिया, जबकि उसमें क्या था, एक ऐसा ऑप्शन भी था. इसका मतलब क्या है कि दोनों सफिशिएंट है अकेले में, यानी S1 से भी आंसर मिल जाता है, S2 से भी आंसर मिल जाता है. तो ऑप्शन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन में. तो इस केस में क्या है, देखो इससे तो हमें आंसर मिल गया. सेकंड अगर हम लेते तो क्या था, एन एंड वी आर शॉर्टर देन ए. तो ए कहां पर आ जाता? ए की पोजीशन तो हमें पता चल गई कि एन और वी क्या है, ए से शॉर्टर है. लेकिन इसके बेस पर हम ये नहीं बता सकते थे सेकंड टॉलेस्ट कौन सा है, सिर्फ S2 के बेस पर. तो S2 एलोन इज सफिशिएंट क्रॉस हो जाता है. इसकी वजह से ऐसा कोई ऑप्शन होता वो भी क्रॉस हो जाता. तो सिर्फ क्या बचा, S1 एलोन इज सफिशिएंट. क्लियर? ये समझ में आ गया? ऑप्शंस के जो चॉइस होते हैं उनको जरा ध्यान में रखना जरूर. एक और हम ले लेते हैं अभी ऑप्शन, उसके बाद फिर ये जो पुराने क्वेश्चन आए हैं वो हम करेंगे जामिया के. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. हाउ मैनी children are there in the row of children. कि एक रो बनी हुई है चिल्ड्रन की, एक रो के अंदर है, उसमें से कितने ऐसे चिल्ड्रन है हु आर फेसिंग नॉर्थ, जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है. स्टेटमेंट वन इज S is third from left, S is third from left end of the row and is third to the left of H. Statement 1. Statement 2. Statement 2 में दिया है R is fifth from right end of the row and is third to the left of
टू द लेफ्ट ऑफ एच। ये दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। इन दो स्टेटमेंट के बेस पर बताओ क्या हम आंसर दे सकते हैं, क्या स्टेटमेंट 1 के बेस पर दे सकते हैं, क्या स्टेटमेंट 2 के बेस पर दे सकते हैं अलोन, या मिला के दे सकते हैं, या फिर दे ही नहीं सकते। हम देखो इंफॉर्मेशन लेते हैं, एस इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। कोई मतलब रो अभी हमें नहीं पता कितने हैं, हमने बना लिया। क्या दे रखा है, एस इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो लेफ्ट एंड कौन सा है, दिस वन, ये लेफ्ट हैंड है। तो एस कहां पर है, थर्ड, 1 2 3। तो एस इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। थर्ड है लेफ्ट ऑफ एच। एच किधर आएगा ये बताओ, लेफ्ट ऑफ एच में एस है। एच किधर आएगा, लास्ट सेकंड मतलब नंबर राइट हैंड से हाँ यस सर एच आएगा, इसके लेफ्ट में एस है। अब दे रखा आर इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। R is fifth from right end of the row and is third to the left of H. थर्ड लेफ्ट ऑफ H में R भी कह रहा है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। कहां पर आएगा R, राइट से सेकंड, सर राइट में लास्ट में सेकंड, यहां पर आएगा, थर्ड है ना। अब यस देखो यहां पर भी सेम चीज हुई, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, और यहां पर भी क्या रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। सर आर दोनों इज स्टेट, फिफ्थ। देखो थोड़ा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन ये, लेकिन ये आगे पजल पर भी बेस बनी थी। देखो फेसिंग नॉर्थ, यहाँ पर देखो एक चीज, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, ये रीजनिंग में आएंगे तुम्हारे, अगर ऐसे अरेंजमेंट के आए तो देखो एक चीज होती है फेसिंग नॉर्थ और एक होता है फेसिंग साउथ। नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, सबके सब एक डायरेक्शन में होंगे, या तो ऑल आर फेसिंग नॉर्थ होंगे या ऑल आर फेसिंग साउथ होंगे। अगर मैं ऑल आर फेसिंग नॉर्थ करके इस क्वेश्चन को करूं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, अगर ये नॉर्थ है तो ये लेफ्ट साइड है, एच का लेफ्ट ये है, तो यहाँ पर एस है। लेकिन आर को भी क्या कह रहा है, इट इज द लेफ्ट ऑफ एच। आर भी क्या आ रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच आ रहा है।
यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। सारे के सारे फेसिंग नॉर्थ नहीं है। यानी देखो एक चीज और समझ लो इसी के साथ साथ, डेटा सफिशिएंसी का अगर क्वेश्चन होता है, एक मिनट बेसिक्स समझ लो तुम कि डेटा सफिशिएंसी का अगर क्वेश्चन होता है तो डेटा सफिशिएंसी में हमें आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। ये बात याद रखो जरा, कभी भी आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ ये बताना होता है कि गिवन स्टेटमेंट जो है, गिवन स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि ये सफिशिएंट है या नहीं है, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रहेगी, आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ सफिशिएंट है कि हाँ इससे आंसर आ जाएगा, तो बस हम उसी को वहीं पर क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, उसके आगे सॉल्व नहीं करते। जैसे तुम उसमें कंफ्यूज हो रहा है, चलो थोड़े इजी क्वेश्चन पे आते हैं पहले। A certain stadium is जैसे currently full to 13-16 of its maximum capacity। ये क्या है, जामिया 2019 में क्वेश्चन आए थे। is currently full to 13/16 of its maximum seating capacity। एक स्टेडियम है कोई, वो कितना फिल है, 13/16 of its maximum seating capacity। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम। तो देखो इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम सीटिंग, तो हमें ये नहीं निकालना कि हम आंसर निकालने बैठ जाएं कि मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, ये नहीं सॉल्व करना हमें। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे, हमें ये चेक करना है। आंसर मत निकालने बैठना, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें कि मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेडियम पूछ रहा है तो हम आंसर निकाल के बताएं कि 100 है, 1000 है, 2000 है, ये नहीं करना है। सिर्फ तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि इससे आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा, बस। तो एक स्टेडियम है वो कितना फिल है, 13/16 ऑफ द मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी। तो मान लो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है x, तो कितना फिल है स्टेडियम, 13/16 ऑफ x, इतना फिल है। यस सर। यस सर। अब स्टेटमेंट वन देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वन कह रहा है कि अगर 1250 पीपल वर टू एंटर द स्टेडियम, यानी पहले कितने थे, इतने लोग तो पहले से थे, 1250 और आ जाए तो स्टेडियम कितना फिल हो जाएगा, 15/16 ऑफ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी इतना हो जाएगा। यही तो कह रहा है स्टेटमेंट। If 1250 people were to enter the stadium will be full to this of its maximum seating capacity। तो क्या इससे आंसर आ सकता है, x की वैल्यू आ सकती है या नहीं, बस ये बताना है, यस सर, यस आ सकते या नो। यस यस सर। यानी स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट। वहां पर x की वैल्यू निकालने मत बैठना, x की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ ये पता करना है सफिशिएंट है या नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, इफ 2500 पीपल वर टू लीव द स्टेडियम। कह रहा है कि 2500 चले जाएं, तो पहले इतने थे, इसमें से 2500 चले जाएं तो स्टेडियम कितना फिल हो जाएगा, ये कितना फिल रह जाएगा, देखिए क्या इससे भी आंसर आ जाएगा, यस सर। यस। यस सर। यानी ये भी सफिशिएंट है। बार बार कह रहा हूं वहां पर आंसर मत निकालना, सिर्फ सफिशिएंट। तो अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन सही से रीड करने हमें।
Question can be answered by using one of the statement alone but cannot be answered using the other statement alone. यानी किसी एक से तो आंसर आ सकता है, यानी S1 से तो आ सकता है लेकिन S2 से नहीं आएगा, या फिर S1 से नहीं आएगा S2 से आएगा। क्या ऐसा केस है? नहीं। If the question can be answered by using both statement together but cannot be answered using statement alone. नहीं, स्टेटमेंट नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट एक साथ यूज करके नहीं। और वो कह रहा है कि अकेले अकेले स्टेटमेंट से नहीं आएगा, यानी S1 से भी नहीं आएगा, S2 से भी नहीं आएगा, दोनों को कंबाइन करके आंसर आ सकता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं। ऑप्शन बहुत केयरफुली रीड करने। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी S1 से भी आ सकता है और S2 से भी आ सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट अलोन, आइदर स्टेटमेंट अलोन। S1 से भी आंसर आ सकता है, S2 से भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी क्या कह रहा था कि दोनों को एक साथ भी यूज कर ले तब भी आंसर नहीं दे सकते। ऐसे केस भी आएंगे जब दोनों स्टेटमेंट भी यूज होंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, तो ये भी गलत। तो ये ऑप्शंस की लैंग्वेज समझ गए, इसी तरीके से घुमा के देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऑप्शन पहले चारों क्लियरली रीड कर लो, फिर ही कोई आंसर टिक कर लो। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ ये देखना है कि गिवन स्टेटमेंट सफिशिएंट है या नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ n इज एन इंटीजर इज n इवन, हमें ये बताना है n इवन है या नहीं। क्या हम ये बता सकते हैं या नहीं बता सकते? स्टेटमेंट 1 क्या है? 2n इज एन इवन इंटीजर। स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी n नंबर था अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 2n तो वो क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। क्या इस बात पे हम बता सकते हैं कि n इवन है या नहीं है? किसी नंबर का डबल इवन है तो वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, ये हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। देखो एक ऑड नंबर ले लो, मान लो 3, तो इसका डबल भी क्या है? 6। कोई इवन नंबर ले लो 4, इसका डबल भी क्या है? इवन। यानी 2n ऑलवेज इवन होगा। इसके बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि n इवन है या ऑड है। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? n minus 1 is an odd integer, n minus 1 is odd। तो n कोई नंबर लेके देख लो, एक इवन लेके ट्राई कर लो, एक ऑड लेके ट्राई कर लो, देखो हमें क्लियर पता चल रहा है या नहीं। इवन मान लो 4, तो 4 माइनस 3 क्या? 1 क्या रहा है? 3, तो 3 क्या है? ऑड है। कोई ऑड नंबर लेते हैं, मान लो 5, तो 5 माइनस 1 क्या आ रहा है? 4 इवन। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं अगर n माइनस 1 ऑड आ रहा है तो n क्या होगा? क्या n इवन होगा? नो नो सर। सर। नो सर। अरे भाई सही तो है, नो क्यों कह रहा हो? n माइनस 1, n माइनस 1 अगर ऑड आता है तो n क्या होगा? इवन। भाई किसी भी इवन नंबर में से 1 माइनस करो, किसी भी इवन नंबर में से 1 माइनस करके देखो, ऑड आएगा? यस सर। यस सर। यानी ये क्या है? दिस इज सफिशिएंट। सफिशिएंट। यानी इस स्टेटमेंट के बेस पे हम बता सकते हैं कि n इवन है या नहीं है। तो क्या हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? जरा ऑप्शन रीड करके बताओ। स्टेटमेंट तो तुम समझ गए।
कौन सा ऑप्शन ले, ए बी सी डी में से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इफ द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन। नो, क्योंकि S1 इज नॉट सफिशिएंट। आइदर का मतलब होता है दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट से हम आंसर ले सकते हैं। S1 भी आंसर देगा, S2 भी आंसर देगा अलोन। If the question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered using the other statement alone. ऑप्शन किसी बी। एक स्टेटमेंट से तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन दूसरे से नहीं दे सकते। यस, ऑप्शन बी। S1 से नहीं दे सकते, S2 से दे सकते। बाकी तो क्रॉस हो ही गए हमारे। ऑप्शन सी था, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, यानी दोनों इंफॉर्मेशन को मिला के तो हम आंसर दे सकते थे, लेकिन अलग अलग इनसे नहीं दे सकते थे। एलोन, एलोन मतलब अलग अलग। क्वेश्चन ऑप्शन डी था कि दोनों को मिलाने के बाद भी हम आंसर नहीं दे पा रहे, तो इसमें हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। क्या कह दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है। स्टेटमेंट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इससे हम x की वैल्यू बता सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? यस सर। क्या होगी x की वैल्यू? तो एक और लीनियर इक्वेशन बनेगी तब निकलेगा ना? क्वाड्रेटिक है इस बार, एक्स यस स्क्वायर। सर, वही क्वाड्रेटिक। देखो x की दो वैल्यूज आएंगी। देखो निकालनी Yes, नहीं sir. होती, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए निकाल रहा हूँ। हमें वैसे ठीक है निकालने सर। की जरूरत नहीं थी। ये आएगा x माइनस 4, x माइनस 1, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। तो हम देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते x की, यानी इट इज नॉट सफिशिएंट। हम ये तो बता सकते हैं कि x या तो 1 होगा या 4 होगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सो दिस स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अपने आप में ये अकेला अभी सफिशिएंट नहीं, क्योंकि दो वैल्यूज आ गई। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, x इज नॉट प्राइम। तो True. देखो जब स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं ना, तो हम स्टेटमेंट 1 को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं स्टेटमेंट 1 में क्या था। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 पढ़ो। यानी क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और स्टेटमेंट 2 है x इज नॉट प्राइम। तो क्या हम बता सकते हैं x क्या है? No, sir. भैया तो ये बात होगी, x की वैल्यू बताओ, दूसरा कह रहे हैं x प्राइम नहीं है, तो x की तो कितनी वैल्यूज हो सकती। तो ये भी अपने आप में नॉट सफिशिएंट है। जब दोनों सफिशिएंट आ गए, तो फिर तीसरी सिचुएशन ये बनती है, अगर हम इन दोनों की इंफॉर्मेशन मिला दें, तो क्या हम अब बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये Yes. है और x इज नॉट प्राइम, यानी x है 1 और 4, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है x इज नॉट प्राइम। तो क्या हम बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी? नो तो सर। 4। 1 प्राइम होता है या नहीं होता है? फिर देखो उसी चीज पे आ गया। 1 नहीं होता. 1 नहीं होता सर। नॉट 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये दोनों में नहीं आता, और 4 भी प्राइम नहीं है। तो यानी ये जो यस सेकंड सर। स्टेटमेंट की हमने इन्फो ली, ये किसी काम की नहीं है। अभी भी हमारे पास दोनों ऑप्शन अभी भी स्टैंडिंग है, x1 भी है और x4 भी है। यानी स्टेटमेंट 1 alone is not sufficient, statement 2 alone is not sufficient, and both statement 1 and statement
2 is together also not sufficient. तो आंसर देखो क्या होगा, if the question cannot be answered even by using both the statement together. कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर. दोनों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली तब भी हम आंसर नहीं दे पा रहे. समझ गए इसकी लैंग्वेज? इसका मतलब ये होता है, ये तो वही है. इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट अलोन, ये वही टाइप थी कि S1 से दे सकते हैं, S2 से नहीं दे सकते, या फिर S1 से नहीं दे सकते, S2 से दे सकते हैं. ऐसा भी नहीं है. आइदर मतलब दोनों में से किसी से भी दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं था. डी था दोनों स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों मिला के तो दे सकते हैं, अकेले अकेले दोनों से आंसर नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 112. A fish tank contain a number of fish including 5 fantail goldfish. If 2 fish are selected from the tank at random, what is the probability that both will be fantail goldfish? प्रोबेबिलिटी पे बना दिया देखो ये क्वेश्चन. A fish tank contain a number of fish including 5, क्या है, कुछ फिश है उसमें 5 फैंटेल गोल्ड फिश है. अदर फिशेस कितनी है ये हमें नहीं पता. तो कह रहा है अगर 2 फिश निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उनकी कि दोनों क्या हो, फैंटेल गोल्ड फिश हो. स्टेटमेंट 1, probability that the first fish chosen will be fantail goldfish is 1/2. अगर ये इंफॉर्मेशन हमें पता है कि पहली फिश निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फैंटेल गोल्डफिश आए, 1/2. तो इस स्टेटमेंट के बेस पर हम ये बता सकते हैं दोनों फिश निकलने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी. देखो अगर ये सिंपल क्वेश्चन है किसका, सिलेक्शन का, कि मान लो x नंबर ऑफ फिश है अदर वाली, अदर फिशेस, ठीक है, तो टोटल फिशेस कितनी हो गई, x plus 5. 5 प्लस x प्लस 5. तो दोनों फैंटेल गोल्ड फिश निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केसेस कितने हैं, 5 प्लस x में से हमें निकालने हैं 2, और दोनों फैंटेल गोल्ड फिश निकले, इसकी क्या सिलेक्शन होगा, 5 से 2, यही होगा भाई. 5 फैंटेल गोल्ड फिश थी ना, इसमें से 2 फैंटेल गोल्ड फिश निकलने की क्या है सिलेक्शन, 5C2. और टोटल कितनी है, अगर हमें x पता होता, अदर फिश अगर x है तो x प्लस 5 करते, उसमें से 2 निकालने की ये हो जाती, ये हमारी क्या हो जाती प्रोबेबिलिटी. तो हम आंसर निकाल लेते. यानी अगर मुझे ये x पता चल जाए तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ. सिंपल यहाँ पर. तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं, इस बात से मत घबराओ कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो क्या प्रोबेबिलिटी निकाले, नहीं. सिर्फ तुम्हें इन दोनों स्टेटमेंट से ये पता करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखो कह रहा है फर्स्ट फिश को अगर फैंटेल गोल्ड फिश हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2. फैंटेल गोल्ड फिश हमें पता है कितनी थी, 5. तो टोटल फिश कितनी होंगी कि प्रोबेबिलिटी 1/2 बन जाए, क्या होना चाहिए, 7. 10 होनी चाहिए ना. तो 10 अगर टोटल फिश होती 10, तो उसमें से फैंटेल गोल्ड फिश है 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2. तो 10 अगर टोटल फिश है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यानी अदर फिश कितनी हो गई, 5.
तो स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। बस हमें यहीं रुक जाना, आगे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, ये कैलकुलेशन मत करना बैठना वहां पे। यानी इससे हमें एक्स पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं कि दोनों फिश फैंटेल गोल्ड फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी। यानी स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड फिश विल बी फैंटेल गोल्ड फिश इज 4/9। देखो सेकंड फिश कह रहा है कि पहली फिश तो निकल गई, कोई सी निकली अभी हमें नहीं पता, सेकंड फिश की प्रोबेबिलिटी है निकलने की 4/9। तो क्या हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली फिश कौन सी निकली होगी। देखो फैंटेल गोल्ड फिश की प्रोबेबिलिटी में ऊपर क्या ले रहा है 4, जबकि फैंटेल गोल्ड फिश कितनी थी 5। यानी पहली जो फिश निकली वो कौन सी निकली होगी फैंटेल। तो पहली जो निकली थी फैंटेल निकली थी। तो टोटल फैंटेल तो वैसे क्वेश्चन में गिवन ही था 5, और अब नीचे न्यूमरेटर में टोटल फिशेस कितनी है 9। तो एक निकल चुकी थी, यानी शुरू में टोटल फिश कितनी थी 10। तो यानी इस इंफॉर्मेशन से भी हमें पता चल जाएगा कि बोथ फैंटेल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी। दोनों केसेस में क्या आ रहा है टोटल फिश 10 आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5C2/10C2। टोटल फिश में से 2 निकलना ये टोटल केसेस हैं, और फैंटेल गोल्ड फिश वाले 5 में से 2 निकलना, यही हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी फैंटेल गोल्ड फिश। तो ये हमें निकालनी नहीं है वैल्यू, हमें पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है। यानी हमें S1 पता हो तब भी हम निकाल सकते हैं आंसर, S2 पता हो तब भी निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा जरा इसमें से बताओ, ABCD में से। ऑप्शन सी। If the statement can be answered by using either statement alone, yes। इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट हम यूज करें और अकेले उसे को यूज करेंगे, वी कैन गिव आंसर, यस ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है अ लाइन ग्राफ ऑन अ ग्राफ शीट shows the revenue for each year from 1990 through 1998 by points and join the successive point by straight line। यानी ये रेवेन्यू शो कर रहा है, ये मान लो 90 का है, दूसरा मान लो 91 है, फिर कोई 92 है, फिर मान लो 93 है, 94 है, इस तरीके से रेवेन्यू है, और इनको ज्वाइन कर दिया है बाय स्ट्रेट लाइन। यानी जैसे लाइन ग्राफ बनाते हैं हम, पॉइंट्स ले लेते हैं, उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। द पॉइंट फॉर रेवेन्यू 1990 इज लेबल्ड ए, ये है ए, 1991 का है बी, ये पॉइंट है बी, एंड दैट फॉर 1992 इज सी। ए बी सी ये 3 रेवेन्यू शो कर दिया। पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू बिटवीन 91 to 92 एंड 90 to 91। यानी रेशियो पूछ रहा है किसका, कि कितनी ग्रोथ हुई 91 से 92, यानी BC अपॉन AB, इनका रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, एंगल बिटवीन AB एंड एक्स एक्सिस इज 40 डिग्री। यानी ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एंगल है 40 डिग्री, एंड एंगल बिटवीन CB एंड एक्स एक्सिस इज 80 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है स्केल ऑफ वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000। यहाँ पर जो हमने एक स्केल लिया होगा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000। अब बताओ कि किससे हम रेशो बता सकते हैं, स्टेटमेंट 1 से, 2 से,
या किसी एक से या किसी से भी नहीं, या दोनों को एक साथ यूज करके, क्या हो सकता है? तो स्टेटमेंट 1 से बता सकते हैं। गुड, वेरी गुड। स्टेटमेंट वन से हम बता सकते हैं। देखो स्टेटमेंट वन से अगर हम देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे इस तरीके से, ये 40 के साथ, और ये है ए बी। लाइकवाइज बी सी जो बनेगा ट्रायंगल, ये बनेगा 80 डिग्री। और ये देखो 90 91 ये ईयर्स हैं। जब हम 90 91 ईयर्स लेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको सेम डिस्टेंस पे लेते हैं। ये मान लो ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये एक्स एक्सिस ये वाली वैल्यू हो गई 1 यूनिट। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगी, रेशियो भाई cos 40 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 1 अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन cos 40, और इसमें बी सी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन cos 80। तो ए बी सी अपॉन ए बी का रेशियो हम निकाल सकते हैं स्टेटमेंट वन से। कॉस के टर्म में आ रहा है ना, cos 40 cos 80 इनकी वैल्यूज तो हमें पता होती है। यानी स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। लेकिन स्टेटमेंट टू देखें, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000। वाई एक्सिस वाली देखो कौन सी यूनिट है, ये वाली लेंथ पता चल जाएगी हमें। लेकिन देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट इज 1000, इसकी एक तो यूनिट नहीं दी इन्होंने, यूनिट यहाँ देनी चाहिए थी। स्केल ऑफ वाई एक्सिस इज दिस। ओहो ओहो, सॉरी सॉरी। ग्रोथ देखो, ग्रोथ ये वर्टिकल वाला पार्ट शो करेगा, बीसी का वर्टिकल पार्ट। सर इसका रेशियो पूछा तो ए बी बी सी का 80 टू रेशियो 1 आएगा। आंसर नहीं निकालना, आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, सिर्फ इतना बताना है। इसमें कभी भी आंसर निकालने में नहीं पड़ना, आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। यस, निकाल सकते हैं। यस। अब वाई एक्सिस अगर हमें दे रखा है तो वाई एक्सिस का ये ग्रोथ है, इसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं ग्राफ से, और उसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। यानी इस स्टेटमेंट में क्या है, दोनों में बोथ आर अलोन सफिशिएंट। लेकिन यहाँ यूनिट इन्होंने नहीं दी है, इसकी वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया कि 1000 दे रखा है। ग्रोथ के लिए यूनिट आपको बताना चाहिए थी कि क्या है। खैर 1000 हम मान लेते हैं कि मिस हो गया होगा क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सफिशिएंट है। यानी ऑप्शन है, if the equation can be answered by either statement alone। ये देखो ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, जरा इसे बताओ सोच के। पिछला तो चलो ट्रिकी था, ये तुम्हें आंसर देना चाहिए। गीतांजलि एक्सप्रेस है, उसकी लेंथ दे रखी है। व्हेन मूविंग फ्रॉम हावड़ा टू टाटानगर क्रॉसेस ब्रिज इन 30 सेकेंड। मेन काम के दो पर नाम से मतलब नहीं। एक ट्रेन है जो कि उसकी लेंथ है 250 मीटर, वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ गीतांजलि।
एक्सप्रेस, ट्रेन की स्पीड बतानी। तो ब्रिज वाला केस होता है तो क्या होता है, टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, टाइम कैसे निकालते हैं हम, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, सर लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ किसकी लेंथ, सर ट्रेन की लेंथ, ब्रिज की लेंथ, दोनों को ऐड कर देंगे। गुड। ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों को ऐड करेंगे तब हमें स्पीड मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है 250 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ और टाइम दिया है। स्टेटमेंट 1 में दो अननोन हो गए, ब्रिज की लेंथ नहीं पता और स्पीड नहीं पता, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, इससे तो हम नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2 से आओ, बॉम्बे मेल व्हेन रनिंग, ओ सॉरी अभी तो हमने स्टेटमेंट 1 तो यूज ही नहीं किया है, अभी तो हमने सिर्फ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो ली है। यानी हमें इनमें से एक चीज पता चल जाए तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, यानी अगर लेंथ ऑफ ब्रिज पता चल जाए तो फिर हम निकाल सकते हैं। तो हमें स्टेटमेंट 1 और 2 में से ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट से लेंथ ऑफ ब्रिज मिल रहा है। देखो बॉम्बे मेल, अब दूसरी ट्रेन है, यहाँ पर गीतांजलि थी, ये बॉम्बे मेल दूसरी है, विच रन एट 60 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से रन करती है तो उसी ब्रिज को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। क्या इस स्टेटमेंट से हम ब्रिज की लेंथ निकाल सकते हैं? अगर ब्रिज की लेंथ आ जाएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो देखो एक ट्रेन है जो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो अगेन फिर क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में देखो इस स्टेटमेंट 1 में हमें क्या दिया, टाइम दिया है 30 सेकेंड, स्पीड दी है, लेकिन ना तो बॉम्बे मेल की लेंथ दी है ना ही ब्रिज की लेंथ दी है, यानी स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। इससे तो नहीं बता सकते हम, इससे हम लेंथ ऑफ ब्रिज नहीं निकाल सकते। लेंथ ऑफ ब्रिज नहीं निकलेगा तब तक गीतांजलि की स्पीड नहीं आएगी जो क्वेश्चन में पूछा है। स्टेटमेंट 2 यूज करते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया रखा है, बॉम्बे मेल फिर से वही ट्रेन है, व्हेन रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द लैम्प पोस्ट इन 10 सेकेंड्स। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, टाइम दिया है कि कोई ट्रेन किसे क्रॉस कर रही है, लैम्प पोस्ट को। अगर ट्रेन लैम्प पोस्ट को क्रॉस करती है तो कौन सी लेंथ लेते हैं हम, डिस्टेंस में कौन सी लेंथ आती है, लेंथ ऑफ ट्रेन, गुड, अपॉन टाइम अपॉन स्पीड। तो सेकंड स्टेटमेंट में देखो हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो इससे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ बॉम्बे मेल, इससे लेंथ ऑफ बॉम्बे मेल मिलेगी, लेकिन अभी भी हम ब्रिज नहीं बता पा रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, नॉट सफिशिएंट। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दें, देखो S1 और S2 को कंबाइन कर दो, तो S2 से हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ बॉम्बे मेल ट्रेन का लेंथ मिल, इस लेंथ को अगर मैं स्टेटमेंट 1 में यूज कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज। और लेंथ ऑफ ब्रिज अगर मुझे पता चल जाएगी देन आई कैन गिव द आंसर टू द क्वेश्चन। यानी इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ABCD में से। ऑप्शन डी। D, yes. If the question can be answered by using both statement together but cannot be answered using either statement alone. तो alone से तो हम नहीं कर पा रहे थे, not sufficient है, लेकिन दोनों information मिला दो तो we can answer. तो correct answer will be option D.
गुड, सही हमें ऑप्शन टिक किया तुमने। नेक्स्ट है, इन अ हॉकी मैच इंडिया टीम वाज बिहाइंड बाय 2 गोल्स विद 5 मिनट्स रिमेनिंग। यानी किसी से इंडिया का मैच हो रहा था, पूरा मैच अलग है, अब सिर्फ क्या बचे हैं यहाँ पे 5 मिनट्स, मैच खत्म होने से 5 मिनट बचे हैं। इस सिचुएशन पे क्या कह रहा है, इंडिया वाज बिहाइंड बाय 2 गोल्स, मतलब इंडिया जो है लैग कर रहा है 2 गोल्स से इंडिया। तो हमें यह बताना है डिड दे विन द मैच, क्या वो मैच जीत गए। अगर स्टेटमेंट 1 ले, दीपक ठाकुर द इंडियन स्ट्राइकर स्कोर्ड 3 गोल्स इन द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द मैच। यानी लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ, दीपक ने इंडिया की तरफ से कितने गोल कर दिए, 3 गोल। तो क्या इंडिया जीत गया इसमें, क्या इतनी इंफॉर्मेशन पे हम आंसर दे सकते हैं इस बात का? सर नो। नो, गुड, नॉट सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि भाई दूसरी टीम ने कितने किए ये तो नहीं पता ना हमें, क्या पता दूसरी टीम ने भी 3 गोल कर दिया हो, तो फिर वही बात आ जाएगी, इंडिया 2 गोल से पीछे हो जाएगा। नॉट सफिशिएंट। कोरिया, यानी इंडिया का मैच किससे हो रहा था, कोरिया से हो रहा था। कोरिया स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 3 गोल्स इन द मैच। कोरिया ने पूरे गेम में कितने गोल्स किए हैं, 3। तो देखो ये अपने आप में ये भी सफिशिएंट नहीं है कि हम सिर्फ ये पूछें। जब देखो स्टेटमेंट 1 एलोन करते हैं ना, तो याद रखना स्टेटमेंट 1 को भूल जाना है फौरन, कुछ भी स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी जब एलोन की हम बात कर रहे हैं। यानी तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि इंडिया 2 गोल से पीछे थी और कोरिया ने टोटल 3 गोल किए, तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से तुम बता सकते हो कि इंडिया मैच जीती है? नहीं, नॉट सफिशिएंट। लेकिन अगर स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करने की कोशिश करें, तब देखो क्या हम आंसर दे सकते हैं या नहीं। देखो इंडिया 2 गोल से पीछे थी 5 मिनट पहले तक गेम खत्म होने के, और कोरिया ने करे हैं 3 गोल। तो 2 सिचुएशन हो सकती थी, या तो इंडिया 3-1 से पीछे चल रही थी, कोरिया के 3 गोल थे, इंडिया का 1 गोल था, या फिर इंडिया कितने से पीछे चल रही थी, 2 से, या तो कोरिया के 2 गोल थे या इंडिया का 1 गोल था। यही 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि कोरिया ने 3 से ज्यादा गोल नहीं किए, टोटल कितने गोल किए, 3। अब मान लो ये सिचुएशन है 3-1, तो लास्ट के 5 मिनट में क्या हुआ, इंडिया ने कितने गोल स्कोर कर दिए, 3। ये सेकंड स्टेटमेंट 1 वाली इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब कोरिया का स्कोर हो गया 3, इंडिया का स्कोर हो गया 4। तो अगर ये सिचुएशन है तो कहते हैं कि हम इंडिया जीत गई। लेकिन अगर ये सिचुएशन थी 2-0 चल रहा था, 5 मिनट पहले तक इंडिया 2 गोल से पीछे थी, कोरिया के 2 थे और इंडिया का क्या था, 0 गोल था। लास्ट 5 मिनट में इंडिया ने कितने गोल किए, 3। तो इंडिया का स्कोर कितना हो गया, 3। लेकिन कोरिया ने भी क्या करा, 1 गोल कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कोरिया ने कितने गोल किए टोटल, 3। तो स्कोर क्या हो गया, 3-3। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी मैच क्या हो गया, टाई। तो अब हम गारंटी से ये नहीं बता सकते कि यस इंडिया जीती या हारी, दोनों चीजें नहीं बता सकते। टाई भी हो सकता है और जीत भी सकते हैं। यानी इसमें क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट मिलके भी नॉट सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। चलो जी नेक्स्ट पर आते हैं। 4 स्टूडेंट आर एडेड टू अ डांस क्लास, वुड द टीचर बी एबल टू डिवाइड हर स्टूडेंट इवनली इनटू डांस टीम और टीम्स ऑफ 8? कि
डांस क्लास में मान लो x स्टूडेंट है, 4 क्लास और ऐड कर दिया उसमें, यानी x प्लस 4 स्टूडेंट हो गए अब। तो कह रहा है कि टीचर क्या उन्हें 8 की टीम में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमसे कह रहा है x प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। यही तो क्वेश्चन हुआ, डिविजिबल बाई 8 है या नहीं है, ये बताना है भाई। स्टूडेंट को इवनली मतलब कंप्लीटली तुम 8 की टीम में तभी डिवाइड कर पाओगे जब टोटल स्टूडेंट जो हो मल्टीपल ऑफ 8 हो। सर नो नहीं कर सकते। नहीं, अभी स्टेटमेंट तो यूज करना है। स्टेटमेंट 1 पर आओ। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इफ 12 स्टूडेंट्स वर एडेड, यानी 4 की जगह 12 स्टूडेंट अगर ऐड किए होते तो टीचर हर एक को 8 में डिवाइड कर लेता विदाउट एनी लेफ्ट ओवर, यानी x प्लस 12 कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्या इस स्टेटमेंट के बेस पे हम बता सकते हैं कि x प्लस 12 इज डिविजिबल बाई 8, तो x प्लस 4 डिविजिबल बाई 8 होगा या नहीं? तो देखो सर x की एक्स की कुछ वैल्यूज जरूरत लेके नहीं देखो, है। ऐसी वैल्यूज लेके देखो कि ये डिविजिबल हो जाए 8 से। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 4 4। 54 और क्या हो सकती है? 2-3 वैल्यूज लेके ट्राई कर लेते हैं। 6 तो 18 हो गया ना, 18 8 से डिविजिबल नहीं है। देखो जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसी डिनोमिनेटर को प्लस करते चले जाओ तो मैं वैल्यूज मिलती रहेंगी। 8 है ना, तो 4 प्लस 8 करो, 12 प्लस 8 करो, इन सारे नंबर्स पे क्या होगा, डिविजिबल है। अब इस x की वैल्यूज को इसमें रख के देखो, क्या ये डिविजिबल होंगे 8 से? यस सर। एक्स प्लस एक्स 8 तो 1 हो जाएगी अरे सर। डिविजिबल है या नहीं, बस यस नो में आंसर देना, वैल्यूज नहीं बतानी है। यस सर। यस या नो? यस। यस देखो 4 रखोगे तब भी, 12 रखोगे तब भी, 20 रखोगे तब भी, यानी स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। इससे हम बता सकते हैं यस कि हम डिवाइड कर सकते हैं इवनली में स्टेटमेंट 1 के बेस पे। स्टेटमेंट 2 कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज करंटली नॉट डिविजिबल बाई 8। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज नॉट डिविजिबल बाई 8, यानी x की वैल्यू जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि x प्लस 4/8 डिविजिबल होगा या नहीं इस इंफॉर्मेशन के बेस, या नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। मल्टीपल नहीं है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 नहीं होगी। तो देखो अगर x 1 2 3 में लूँ तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 पे डिविजिबल हो जाएगा, 5 6 7 पे डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन के बेस पे नहीं बता सकते, यानी ये स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। बी। Question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered by using the other statement alone. Yes. यहाँ S1 से हम दे सकते हैं, S2 से नहीं दे सकते। Pupil in the club either speak French or Russian or both. यानी कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं एटलीस्ट। Find a number of people in the club who speak only French. स्टेटमेंट 1 गिवन है, देयर आर 300 पीपल इन द क्लब, यानी टोटल हमें दे दिया 300।
and the number of people who speak both French and Russian is 196. French और Russian both is 196. टोटल दे रखा है 300. क्या इस स्टेटमेंट के बेस पे हम बता सकते हैं कि who speak only French? नो सर. देखो ये क्या दिया है, ये यूनियन दिया है हमें, टोटल इज यूनियन. Yes. तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू Union. फ्रेंच बोलने वाले, Yes. जर्मन बोलने वाले माइनस दोनों बोलने वाले. तो ये हमें गिवन है 300. ये हमसे पूछा है, ये हमें नहीं पता, और ये हमें पता है 190. स्टेटमेंट 1 में तो हमें देख के समझ में आ रहा है नहीं बता सकते. नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली रशियन इज 58. फ्रेंच जर्मन कहाँ से आ गया, सॉरी रशियन में. नेक्स्ट में क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2 में कि जो सिर्फ रशियन बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 58. तो पहला तो नॉट सफिशिएंट था, स्टेटमेंट 2 नॉट नॉट सफिशिएंट. स्पीकिंग. स्टेटमेंट 2 जब रीड करेंगे तो फिर सिर्फ स्टेटमेंट 2 की इंफॉर्मेशन. अगर बोथ कर दें तो देखो ये हमें पता चल जाएगा, तो फिर हम ये निकाल सकते हैं. तुम्हारा निकालना नहीं है, ध्यान रखना, तो सॉल्व करो, निकाल सकते हैं. यस, यानी आंसर क्या होगा इसमें, विच ऑप्शन? सर ऑप्शन डी. Option D. If the question can be answered by using both statement together but cannot be answered using either statement alone. Next, a sum of rupees 38,500 was divided among Jagdish, Puneet and Grish. यानी हमें दे रखा है 38,500 को डिवाइड किया है जगदीश, पुनीत प्लस ग्रीश. तो हु रिसीव द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट किसे मिली ये हमसे पूछा है. स्टेटमेंट 1 में कहा है जगदीश रिसीव 2/9 ऑफ व्हाट पुनीत एंड ग्रीश टुगेदर रिसीव. यानी जगदीश इज इक्वल टू 2/9 ऑफ पुनीत प्लस ग्रीश. क्या हम इस इंफॉर्मेशन को से S1 से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि हम बता सके किसको मिनिमम मिलेगी? नो सर. नहीं. देखो यहाँ जगदीश को जब रिप्लेस करेंगे हम तो पुनीत प्लस ग्रीश से करेंगे, यहाँ भी पुनीत प्लस, यानी कोई जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी कुछ आएगी, पुनीत प्लस ग्रीश इज इक्वल टू कुछ. तो इस इंफॉर्मेशन पे हम ये नहीं बता सकते कि मिनिमम किसको मिल रहा है. समझ गए? देखो जगदीश इधर रख रहा हूं मैं, तो जगदीश की जगह क्या रख दूंगा 2/9 p प्लस जी. इसे सॉल्व कर लूंगा 2/9 प्लस दिस को, तो p प्लस जी की टर्म में कोई आंसर आ जाएगा मेरे पास. लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि मैं बता सकूं कि किसको मिनिमम मिलेगी. सेकंड है पुनीत रिसीव्ड, स्टेटमेंट 2 पुनीत रिसीव्ड 3/11 ऑफ व्हाट जगदीश एंड ग्रीश टुगेदर रिसीव. पुनीत इज इक्वल टू 3/11 ऑफ व्हाट जगदीश प्लस ग्रीश. ये आ गई हमारे पास. ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है, ये थर्ड एक और आ गई. अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस सर. देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स है. 3 इक्वेशन है 1 2 3 और 3 वेरिएबल्स हैं जे, पी और जी. तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है. हमें सॉल्व नहीं करके देखना, सॉल्व हो सकती है. तो स्टेटमेंट 1 और 2 अपने आप में तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दें देन वी कैन गेट द आंसर. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन डी. Can be answered by using both statement together but cannot be answered by using either statement alone.
तो ये थे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, किसी ना किसी पर थोड़ा सा सोचना होता है, और ऑप्शन अच्छे से रीड करने होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज, कभी भी आंसर सॉल्व करने मत बैठना, सिर्फ ये देख लेना कि हाँ इससे सॉल्व हो जाता है, दैट इज सफिशिएंट बस। अब आते हैं हम लॉजिकल पजल पे। वो 2020 वाली मैंने छोड़ दी है अभी पजल, पहले हम ये कर लेते हैं, इजी से थोड़ा शुरू करते हैं ताकि डिफिकल्ट की तरफ बढ़े। ये 2019 में आया था। There are 5 statues L, M, N, O and P, each of them having different height. सबकी different height है, यानी हमें 5 दे रखी है स्टैचू, सबकी different height है। Statue L is smaller than only statue M. इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? स्टैचू L is smaller than only statue M. अभी ऊपर करा था ना रीजनिंग, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। स्टैचू L जो है सिर्फ स्टैचू M से छोटी और किसी से छोटी नहीं है। तो अगर मैं ऑर्डर बनाना चाहूं, इस साइड में रख रहा हूं टॉलेस्ट, इस साइड रख रहा हूं शॉर्टेस्ट, तो L और M किधर आएंगे? स्टैचू L is smaller than only statue M. सर एम सबसे लास्ट में टॉलेस्ट, Good. M और is एल the सेकंड, tallest, एंड L is सेकंड second tallest. एल, यस सर। स्टैचू L जो है सिर्फ स्टैचू M से छोटा है बस। तो इसका मतलब ये है स्टैचू M सबसे बड़ा है और उससे छोटा कौन है? स्टैचू L। या फिर मैं इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि M is greater than L और L is greater than NOP। इनमें अभी कोई रिलेशन नहीं पता, तो इनको एक साथ लिख दिया। तो सबसे बड़ा M, फिर L और फिर NOP। आगे क्या दिया है? स्टैचू O इज स्मॉलर देन स्टैचू N, यानी O और N में कौन बड़ा है? एन, O और N, स्टैचू एन बड़ा N। है, वो स्मॉल है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई N इज ग्रेटर देन O। ओ, अब P बचा, स्टैचू O इज लॉन्गर देन स्टैचू P। पी, यस O सर, P से लास्ट। बड़ा है। ये तो इसी ऑर्डर में आ गया ना, M L N O P। तो सबसे बड़ा M, फिर L, फिर M। तो टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट कर लो या फिर ऐसे लिख लो, मान लो मैं ऐसे लिख लेता हूँ MLNOP। M is tallest and P is shortest। ठीक है। अब इस पे 3 क्वेश्चन है, देखो 11 to 13। What will be the अच्छा, the height of the tallest statue is 20 feet, यानी इसकी हाइट कितनी है? 20 feet, 20, सबसे बड़ा ये। The height of the second smallest statue is 11 feet। सेकेंड Okay. स्मॉलेस्ट स्टैचू मतलब O। यस, गुड। सर 9 फीट। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्टैचू P? तो 9, देखो ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ऑप्शन डी। आंसर विल बी, इसकी हाइट हो गई 9 फीट। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू? थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू कौन है? ये है। 13 फीट। 13, तो देखो 10 तो हो नहीं सकती थी, 11 भी नहीं हो सकती थी, 13 और 19 में बचो। 19 क्यों नहीं हो सकती? 90 सर क्लोज क्योंकि वैल्यू। 20 टॉलेस्ट, 20 क्या? के बाद एक छोटा है सर, क्योंकि 20 सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू का हाइट है। देखो, each of them having different heights, यानी ये 20 है तो ये 19 होगा। अगर मैं इसको 19 ले लेता तो फिर L की हाइट डिफाइन नहीं हो पाती। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि इसको 13 लो और ये 19 इधर हो सकता है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन दे रखी है, s इक्वल टू t ग्रेटर देन o ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड p लेस देन इक्वल टू o लेस देन z। यानी ये देखो इससे कोई रिलेशन नहीं है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखो z भी आ रहा है, r भी आ रहा है, ये सब नहीं था, यानी ये अलग से है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी तीन इसमें से ट्रू है और एक ट्रू नहीं है। इसमें तो हम ऑप्शन वाइज ही चलना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, इज p ग्रेटर देन t। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ऐसा पता चल रहा है कि p ग्रेटर देन t है। देखो ये ग्रेटर भी है और इक्वल का भी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p इक्वल टू o लेस देन, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, s इक्वल टू t ग्रेटर देन o इक्वल टू r। तो देखो p और o इक्वल है, हमें रिलेशन किसमें बनानी, p और t में। p इस वाले स्टेटमेंट में है, t इस वाले स्टेटमेंट में, तो हमें कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जिससे p ऊपर आ जाए, तो वो हेल्प करेगा हमें कौन, o। देखो p किसके इक्वल है, o के, तो यहाँ o की जगह मैं p लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू टी ग्रेटर देन p इक्वल टू r। तो क्या आ गया स्टेटमेंट, देखो t ग्रेटर देन p, और यहाँ पर क्या दे रखा, p ग्रेटर देन t, यानी ये क्या है, फॉल्स है, यानी नॉट ट्रू है। और हमें बताना क्या था, हमें यही बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये हमने एक पॉसिबिलिटी देखी कि p लेस देन इक्वल टू o है, तो इक्वल टू o करके देख लो, क्या ये ट्रू आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो फॉल्स फाइंड करना इजी होता है, फॉल्स तो किसी भी एक सिचुएशन में गलत हो गया तो वो फॉल्स है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ इक्वल टू का साइन लिया और o की जगह क्या रख दिया, p। यहाँ पर o की जगह क्या रख दिया, ठीक। तो ये दिया तो इन्होंने स्टैचू के पजल में था, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं था, ये अलग ही एक्सप्रेशन दे दी थी। नेक्स्ट पजल पे आते हैं। 8 persons HIJKLMNO are standing in a straight line at equidistant। कितने लोग हैं, 8। तो हम यहाँ एक लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन है। लेकिन देखो फिर से वही चीज आ गई, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल अदर्स आर फेसिंग साउथ। कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम दो सिचुएशन लेंगे, हम ले लेते हैं M इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ H। M कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ H, H के थर्ड पर। और आगे क्या दिया है, M इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड मतलब या तो इधर हो सकता है या फिर M इधर हो सकता है, और M राइट ऑफ H भी होना चाहिए। तो देखो H का राइट हम तभी बता पाएंगे जब हमें H पता हो फेसिंग नॉर्थ है या साउथ है। तो हम ले लेते हैं H फेसिंग नॉर्थ, एक डायग्राम बना लेते हैं H फेसिंग नॉर्थ लेके, यानी यहाँ दो डायग्राम बनेंगे, एक H फेसिंग नॉर्थ लेके और एक H फेसिंग साउथ लेके। पहले हम नॉर्थ वाला बनाते हैं, सम ऑफ देम आर फेसिंग, M इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ H। अगर H नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, यानी जो आपका राइट लेफ्ट है वो ही H का राइट लेफ्ट है, तो H कहाँ पर आएगा, थर्ड, M के थर्ड देखो लेफ्ट। M कहाँ होगा, राइट में होगा H के, तो M इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, पहले तो ये बताओ, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में फर्स्ट होगा। गुड। राइट में।
पहले तो राइट में होगा और एच के थर्ड राइट पर है तो एच यहाँ पर होगा 1 2 3। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई एच इज हियर एम इज हियर। हमने एज्यूम कर रखा है एच फेसिंग नॉर्थ। नाउ एल इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच का लेफ्ट किधर होगा? जो तुम्हारा लेफ्ट है वही एच का लेफ्ट है। एल कहाँ Yes, पर sir. स्टैंड कर रहा है? थर्ड टू Last द is लेफ्ट। second, yes, sir. Yeah. ठीक है, लेकिन अभी देखो एल और एम का हमें ये नहीं पता है कि किस तरफ फेस है। अब क्या कह रहा है? इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस नॉर्थ। तो अभी जे के बारे में तो कुछ पता ही नहीं हमें, तो हम इस इंफॉर्मेशन को अभी यूज नहीं कर रहे। फिर क्या है? एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एन क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ एच नहीं है, यानी एन ना तो यहाँ आ सकता ना ही एन। Right. The person is standing at the extreme end faces the same direction. Both are facing north और south. ये कह रहा है कि जो एक्सट्रीम एंड पर खड़ा होगा, यानी एक एम और एक इधर, या तो दोनों नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे या दोनों साउथ की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, चलो ये भी हमारा यूज हो गया। अभी कुछ ऐसा यूज तो हुआ नहीं है, मैं बना लिया। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ एम। एच के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे, यानी इस पोजीशन पे जो आएंगे, वो क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ एम। अभी लिख लेते हैं हम, अपोजिट टू एम होंगे। एम अगर नॉर्थ होगा तो ये साउथ होंगे, एम अगर साउथ फेस कर रहा होगा तो ये नॉर्थ कर रहे होंगे, दोनों। इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ओ के नेबर्स हमें अभी नहीं पता, चलो ये तो हमने यूज कर लिया, डायग्राम में बना लिया है। इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेस ये हमें नहीं पता। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल इज के हु इज फेसिंग नॉर्थ। यानी ये इंफॉर्मेशन हमें मिली काम की कि एल का एक इमीडिएट नेबर कौन है? के है, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो आइदर के ऐसे होगा या फिर के यहाँ होगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं के की। आई इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड एम। आई जो है वो जे और एम के बीच में स्टैंड कर रहा है। तो देखो आई जे एम कहां पर आ सकते हैं? तीनों एक साथ आएंगे, आई जे एम। सर राइट साइड। Right side में sir M. राइट साइड किसके राइट में? M के M. साइड में सर तो M देखो के एम लेफ्ट इधर है। साइड में J नहीं I। J हाँ, sir left H. आई देखो बीच में है, Yes sir तो यहाँ पर बीच में होगा आई और यहाँ पर होगा जे। इसको मैं हटा देता हूँ, N को हटा दीजिएगा। यहाँ पर मुझे मिल गया जे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जे वाली कोई इंफॉर्मेशन थी, ये रहा द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जे फेस नॉर्थ। इमीडिएट नेबर्स ऑफ जे क्या करेंगे? नॉर्थ फेस करेंगे, यानी एम की डायरेक्शन क्या होगी? North. नॉर्थ। और दूसरा, सॉरी इमीडिएट नेबर ऑफ जे है, इमीडिएट नेबर ऑफ जे। एक तो एच है इमीडिएट नेबर ऑफ जे और एक कौन है? आई। तो आई नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, ये दो पता चल गए हमें, नॉर्थ है। अब क्या कह रहा है? नॉट मोर देन 4 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, यानी 4 से ज्यादा नॉर्थ फेस नहीं कर सकते, यानी ज्यादा से ज्यादा 4th नॉर्थ फेसिंग हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते।
अब देखो, अब क्या इंफॉर्मेशन कुछ हम यूज कर सकते हैं कहीं से, वो तो हमें पता ही नहीं चला अभी। देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ओ कहाँ आ सकता है? के एच के बीच में। नहीं, के की अभी पोजीशन फिक्स नहीं, पहले के को ही फिक्स करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, के को अगर मैं इधर मान लूं इस एंड पर, तो के क्या है? फेसिंग नॉर्थ है। के तो हमें पता ही है फेसिंग नॉर्थ है। तो अगर के फेस नॉर्थ करेगा तो एम भी क्या करेगा? फेसिंग नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने फेसिंग नॉर्थ हो रहा है? 4। एच, आई, ये और ये। यानी बेस्ट इसमें ऑप्शन है कि के हमारा कहाँ होगा? इस एंड पे। इट विल फेस नॉर्थ, और एम भी क्या करेगा? फेस नॉर्थ। यानी के यहाँ नहीं हो सकता, एन तो वहां मना है ही, और एम हो गया हमारा फेसिंग नॉर्थ, के भी हो गया फेसिंग नॉर्थ। अब देखो, जे के जो सर नेबर हैं वो क्या है? एच अपोजिट के टू एम। एच यानी जे किधर फेस करेगा? साउथ में। और जो इधर आएगा एच के अभी, वो भी किधर फेस करेगा? साउथ में। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन हमने, क्या बचा? एम इज स्टैंडिंग, ये यूज हो गई। ठीक है, एम इज स्टैंडिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड भी हो गया। एल इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच भी हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस नॉर्थ, ये भी हो गया। ठीक है, द पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन, ये भी हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ एच आर अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एम, ये अभी नेबर नहीं पता चला है हमें यहाँ पे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ होगी, ये हमें पता है। फिर क्या कह रहा है? इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो, ओ के जो नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन होंगे, यानी एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। तो सर मुझे ये एच बताओ, ओ कहाँ आ सकता है? एच के लेफ्ट। एच के लेफ्ट में, यहां पर आएगा ओ, और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। क्यों? देखो एन तो मना था ही, एन तो आ ही नहीं सकता था। देखो ओ को दे रखा है कि ओ के जो नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा। अगर मैं ओ यहाँ ले लूं तो ये तो साउथ है, सेम लेकिन ये क्या हो डायरेक्शन। जाएगा? फिर नॉर्थ हो जाएगा। और नॉर्थ वाले चार पहले से ही फिक्स हैं कि चार से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी ओ इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो ओ इस पोजीशन पर आएगा, और ओ का एक नेबर देखो पहले से ही नॉर्थ है, तो यहां पर जो भी आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। अब कौन एन बचा? बचा। एन। एन बचा। यानी हमारा फाइनल डायग्राम ऑफ एल बचा। एल की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ तो हो नहीं सकती, देखो चार पहले से ही है। यानी हमारा जो फाइनल डायग्राम है दैट इज के फेसिंग नॉर्थ, एल फेसिंग साउथ, एन फेसिंग साउथ, ओ फेसिंग साउथ, देन एच फेसिंग नॉर्थ, जे फेसिंग साउथ, आई फेसिंग नॉर्थ, और लास्ट एम फेसिंग नॉर्थ। दिस इज अवर फाइनल। और देखो कोई ऐसी कंडीशन आ जाती कि इम्पॉसिबल हो जाता डायग्राम, तो एक अभी डायग्राम बनाना बाकी था विद एच फेसिंग साउथ, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसी से आंसर आ गया, यानी साउथ वाले में कोई ना कोई कंडीशन आके फेल हो जाती। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसके बेस पे आपको आंसर बताने हैं।
देखो इस क्वेश्चन में कितने, एक सेट पर कितने क्वेश्चन थे, 14 to 21, यानी कि 8 क्वेश्चन। 21 माइनस 14 7 प्लस 1, यानी कितने क्वेश्चन है, 8। तो 8 क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस्ड थे। तो ये डिफिकल्ट भी था, इतना टाइम लगना था, लेकिन ये आपको पजल मैंने शुरू में ही बताया क्लास के कि आपको डिसाइड करना है कि अगर इजी पजल है, जैसे पिछली वाली थी स्टैचू वाली, तो आप जब वो सेक्शन कर रहा हो रीजनिंग का तभी कर लो। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपको लगे नहीं डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर पजल वाले क्वेश्चन कभी भी शुरू में मत करना। सारे क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद जब टाइम बचे तब फिर बैठ के करना आराम से। इसमें क्या पूछा, फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। ऑप्शन सी। एन के लेफ्ट में कौन सा है, देखो एन फेसिंग साउथ है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ये ध्यान जी। रखना। 1 2 3 जे, ऑप्शन सी। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल आर, के एन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड ओ, आई एन आई 2। ऑप्शन ए। एंड ओ, कितने लोग हैं बीच में, 2। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, लेफ्ट ऑफ एच, एच इज फेसिंग नॉर्थ, तो एच का लेफ्ट कौन सा हुआ, दिस वन, ओ। ये ध्यान रखना, लेफ्ट इज ओ, ऑप्शन नंबर बी। डी। फिर कह रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, ये देखो कहीं से क्वेश्चन कॉपी किया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 नहीं है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 are alike in a certain way based on the above arrangement and hence form a group, which of the following does not belong to that group। तो देख लो के एल एन ओ, के एल एन ओ, इसमें से कौन सा अलग है, के के इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ। बाकी तीनों फेसिंग साउथ है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए के। Who among the following is exactly between L and J, L और J के बीच में कौन है, L is here, ओ। J is here, इनके बिल्कुल मिडिल में कौन है, ओ। दिस इज एग्जैक्ट मिडिल, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी ओ। एंड लास्ट, who among the following is fourth to the right of J, fourth to the right of J, राइट। J ये है, J का राइट इधर होगा, देखो फोर्थ, 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए। आंसर विल बी एल। तो ये हमारा एक पजल था जो कि 2019 में आया था। तो आज के में ये 2020 वाला पजल रह गया, इसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ये बहुत ही ट्रिकी था, तो आराम से एक वीडियो बना के देख लेना। लेकिन पजल्स तो चलो तुम्हारा अपना रीजनिंग पे बेस्ड है, लेकिन डेटा सफिशिएंसी का याद रहेगा, क्या करना है डेटा सफिशिएंसी में, पहली चीज कभी भी आंसर नहीं निकालना है, कि तुम आंसर निकालने की कोशिश करो, हमेशा क्या है याद रखना एक पॉइंट, डेटा सफिशिएंसी में कभी भी आंसर कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ये देख लो कि आंसर आ सकता है यस या नो, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, ऑप्शंस अच्छे से रीड करने हैं, जब तक चारों ऑप्शन रीड कर लो तब तक किसी ऑप्शन को टिक नहीं करना। कभी कभी ये होता है स्टेटमेंट 1 से आंसर आ गया और हमने देखा ओनली स्टेटमेंट 1 दे रखा है, हमने सीधे टिक कर दिया कि यस,
लेकिन कभी स्टेटमेंट 1 से चेक किया तो 2 से भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन पर आंसर होते हैं। अगर दोनों से आंसर आ सकता है तो क्या होता है, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अगर सिर्फ एक से आ रहा है तो होगा कि आंसर विल बी गिवन बाय ओनली वन स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर स्टेटमेंट अलोन। तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन से तो आ सकता है आंसर, एलोन नहीं आ सकता S1 S2 से। एक क्या हो सकता है लास्ट, कि S1 S2 को एक साथ भी यूज कर लो तब भी आप आंसर नहीं दे पा रहे। तो ये ऑप्शन जरा अच्छे से समझ के कर लेना। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए ओके सर। ओके। ठीक, अल्लाह हाफिज। ओके।